वेलकम बैक। हम लोग आज रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी शुरुआत करने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग रेशियो को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि प्रोपोर्शन जो होता है वो रेशियो से रिलेटेड होता है डायरेक्टली और किसी सेंस में इनडायरेक्टली भी। तो हम लोग करेंगे क्या इस चैप्टर में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है। जो भी आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा तो आपको समझने में बहुत प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसे पहले सही तरीके से पढ़ना कैसे है ये भी देखेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें क्या जानना चाहिए, या क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले कौन कौन सा नॉलेज हमें होना चाहिए, ताकि हम लोग इसके क्वेश्चंस को बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि आप जितना भी चैप्टर मैथ्स में पढ़ते होंगे, अर्थमेटिक को या एडवांस में, सबको हम लोग रेशियो के अंदर उसका क्वेश्चंस बना सकते हैं, और आता भी है एग्जाम में हमेशा, और वही क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगने लगता है। ठीक है, तो आज हम लोग पहले देखेंगे कि कैसे उनको हम रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जो रेशियो से आंसर हम निकाल सकते हैं। वैसे रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड कह सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। जो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं उनको आप अगर रेशियो का यूज किया तो बहुत आसानी से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे, हर टाइप के कंसेप्ट से रिलेटेड एग्जांपल देखेंगे, ताकि और इस रेशियो का हम लोग मैथ्स के अलग अलग ब्रांच में भी प्रयोग करके उसका क्वेश्चंस देखेंगे, ताकि आप एक आइडिया पूरा लगा पाओ कॉम्प्रिहेंसिव कि कैसे यूज करेंगे और क्या ध्यान रखना है और क्या हमें इग्नोर करना है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखना है। रेशियो की परिभाषा क्या होती है? इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। It shows how many times one quantity is compared to another. कहने का मतलब ये हुआ कि हम ये क्या होता है, दो क्वांटिटी या दो से ज्यादा क्वांटिटीज का कंपैरिजन होता है। आप हमेशा कंपेयर करते होगे अपने मार्क्स को दूसरे दोस्त के मार्क्स के साथ, अपने हाइट को अपने फ्रेंड के हाइट के साथ, है ना, अपना वेट को किसी दूसरे फ्रेंड के वेट के साथ जब कंपेयर करते होगे तो सही मायने में आप रेशियो का यूज कर रहे हैं। बट होता क्या है कि हम किसी चीज का यूज तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उसके रियल फॉर्म को जानने में थोड़ी सी क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट होता है। तो हम लोग आज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी समझेंगे, बट डेफिनेशन में सिंपल होता है कि आपके पास कोई दो क्वांटिटीज होती है, कोई भी दो क्वांटिटीज होती है, बट एक बात ध्यान रखना है कि मिनिमम, क्योंकि कंपैरिजन कम से कम दो लोगों में होता है, और मैक्सिमम जितने लोगों में आप कंपैरिजन करना चाहो उतने लोगों में कंपैरिजन करेंगे। आज हम लोग दो लोगों का कंपैरिजन से रिलेटेड रेशियो को देखेंगे, और इससे बहुत बड़े क्वेश्चंस देखेंगे, बहुत अलग अलग टाइप के, फिर तीन वाले को भी हम लोग, चार वाले, पांच वाले को कैसे देखेंगे वो भी देखना है। तो पहला बात क्या है कि कम से कम दो क्वांटिटी होना चाहिए, और दोनों सेम काइंड का होना चाहिए, यानी एक ही प्रकार के चीज का होना चाहिए, और उन दोनों को अगर डिवीजन के फॉर्म में लिख दें तो वही रेशियो बन जाता है। जैसे अगर मान लो आपकी हाइट की हम बात करें, क्या बात करें, हाइट की अगर बात करें, तो आपकी हाइट मान लो ए कोई आदमी है, उसका हाइट जो है मान लो 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एक बी है, उसकी हाइट जो है वो 130 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो बोलोगे इन दोनों के हाइट को अगर आप डिवाइड कर दोगे तो ये जो डिवीजन से जो आंसर आपको मिलने वाला है, तो डिवाइड करते डिवाइड तो हो रहा है, तो क्या मिल गया 15/13। तो ये जनरली क्या हो गया, इन दोनों के हाइट का रेशियो हो गया। और अगर ध्यान से आप देखोगे तो एक चीज इससे क्लियर क्या मिलेगा कि ए बाई बी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल रहा है कि a इंटू 13 इज इक्वल टू b इंटू 15, यानी a इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो आप, 13 को इधर ले जाओ तो 15/13 टाइम्स b। देखो, तो जैसा मैंने आपको क्या कहा था कि इसका मतलब होता है दो क्वांटिटी का कंपैरिजन। और ये जो एक्सप्रेशन अभी आपके सामने जो दिख रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि a का जो हाइट है वो b के हाइट का 15/13 गुना है। यही बता रहा है ना यहाँ पे। तो यही चीजें मैंने बताई कि जो कंपैरिजन होता है जब भी दो क्वांटिटी का, वही उसी कंपैरिजन को हम लोग मैथमेटिक्स में रेशियो कहते हैं। ये तो सिंपल इसका डेफिनेशन हुआ। अब इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ सिंबल का यूज करते हैं। क्या करते हैं, सिंबल का यूज करते हैं। जैसे ए की हाइट और बी की हाइट को जब हमने निकाला था,
ए और बी का हाइट मान लो कि इस तरीके से 12 बाय मान लो कि 17 आ गया, इस तरीके से अगर मान लो आ गया दोनों का, बट इसे ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में यानी भिन्न के फॉर्म में है। लेकिन अगर इसे रेशियो के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो क्या करो कि ये जो ऊपर वाले को पहले और ये जो दो साइन मैं लिख रहा हूं, ये दो डॉट लिख रहा हूं, यही रेशियो होता है। इसका ये रेशियो का क्या होता है, सिंबल होता है। तो ये देखो, ये चीज और ये चीज में देखो ये दोनों सेम चीज है, बट अगर उस नंबर का रिप्रेजेंटेशन आप इस तरीके से करेंगे तो इसे फ्रैक्शन के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, और अगर उसी को ऐसे लिख देंगे तो ये रेशियो के अंदर ये चीजें आती है। तो आई होप आप इसे बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। क्लियर है? चलिए ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें आ गया कि जब भी ऐसा सिंबल आपको दो डॉट दिख रहा होगा तो ये जनरली रेशियो को रिप्रेजेंट करने का एक क्या है, सिंबल और एक प्रतीक है। क्लियर है? जैसे कभी भी लिखा जाए, है ना, मान लो एक लिखा जाए आर रेशियो टी, और मान लो यहां लिखा जाए 3:5, इसका मतलब आर बटे टी बराबर 3/5 यानी 3/5। यह सिंपल होता है, यानी रेशियो को हम लोग फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को हम लोग रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम ही होता है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन जो होता है उनको अलग तरीके से करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उसे सॉल्व भी करने का भी अलग प्रॉपर मेथड्स होता है उसे, है ना, कंप्यूट करने का। क्लियर? इसके बाद हम लोग ना कुछ कंडीशंस देख लेते हैं कि रेशियो लिखते कैसे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको जो मन में आया वो लिख दिए, है ना, जिसी तरीके से लिख दिए। जैसे पेन और एक पेन और दो कॉपी का रेशियो क्या होगा, एक पेन और दो, दोनों क्या क्या कंडीशंस होने चाहिए कि हम लोग रेशियो को तब हम कंपेयर कर पाएंगे, है कि नहीं? जैसे मैं बोलूं कि एक आदमी का हाइट 15 150 सेंटीमीटर है और एक आदमी का वेट जो है 130 सेंटीमीटर, वेट जो है 130 केजी है, तो बताओ दोनों में अच्छा कौन है? अब आप बोलोगे कि सर एक का हाइट बता रहे हो और एक का वेट बता रहे हो, तो हाइट और वेट में फिर कैसे कंपैरिजन कर पाएंगे? इसका मतलब क्या हो गया कि हमें सेम टाइप का चीज का कंपैरिजन करना होगा। समझ में आया? और दूसरी बात, यूनिट सेम होनी चाहिए। इसीलिए अगर कभी भी आप दो रेशियो को कंपेयर करेंगे और किसी भी दो क्वांटिटी को रेशियो में लिखने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए कि उनका यूनिट यानी जो इकाई है वो सेम होनी चाहिए, यानी quantities must be in the same unit before comparing। जैसे जैसे अगर एग्जांपल बोलूं, है ना, कि हाइट जो है, जो हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर है, 150 सेंटीमीटर है, और वेट जो है वो कितना बोला मैंने, 100, मान लो 100 केजी है। तो क्या हम लोग हाइट और वेट का रेशियो निकाल सकते हैं? क्या इसे हम लोग 150 रेशियो 100 लिख सकते हैं? क्वेश्चंस आपके पास ये, क्या ये लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे नहीं सर, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे यूनिट दोनों का अलग है, एक जो है वो सेंटीमीटर में है और दूसरा केजी में। तो पहला एग्जांपल समझ में आया। दूसरा एग्जांपल, जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लूं 50 सेंटीमीटर, एक का हाइट मान लो जो है 50 सेंटीमीटर है और दूसरा जो हाइट है H2 मान लेते हैं, वो मान लो 2 मीटर है। अब क्या हम लोग H1 और H2 का रेशियो लिख सकते हैं? तो बोलोगे सर यहाँ भी तो यूनिट अलग अलग है। हाँ, यूनिट अलग अलग है, लेकिन हम एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले क्या करना होगा कि ये जो 2 मीटर है इसे हम लोगों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, और 2 मीटर 200 सेंटीमीटर के बराबर होगा। अब आप इसे इजीली क्या कर सकते हो, 50 सेंटीमीटर रेशियो 200 सेंटीमीटर। अब इसे क्या कर लिया मैंने, इजीली रिप्रेजेंट कर दिया रेशियो के फॉर्म में। हाँ, अब इसे सिंप्लीफाई करना होगा तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, एक जीरो से एक जीरो, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20, यानी जो H1:H2 जो हुआ वो 1 रेशियो क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये आपको ध्यान से देखना होगा कि जब भी हम कंपेयर करें तो या तो वो सेम यूनिट में हो या फिर सेम यूनिट में उसे हम कन्वर्ट कर पाए। लेकिन क्या यहाँ सेंटीमीटर को केजी में कन्वर्ट कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, क्योंकि सेंटीमीटर जो है वो लेंथ को मेजर करने का यूनिट है और केजी जो होता है वो किसी के मास को मेजर करने का यूनिट है। तो क्या दोनों अलग अलग चीजें हैं? अगर एक ही होता तो फिर दो अलग क्वांटिटी क्यों होती?
अलग अलग क्वांटिटी है इसलिए उसका यूनिट अलग होता है, यूनिक तरीके से लिखते हैं। तो ये वाला कंपैरिजन तो हो जाएगा बट ये वाला कंपैरिजन नहीं होगा। तो पहली कंडीशन आपको समझ में आई कि यूनिट सेम होना चाहिए। दूसरा है कि नो यूनिट इन फाइनल रेशियो। हमने क्या कहा कि जब रेशियो में आप लिखेंगे तो फिर उसका कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या बोला, अभी मैंने कहा कि मान लो किसी का, है ना, कि मान लो किसी का, अगर मान लो हाइट का ही हम बात करते हैं, हाइट ही जब कर रहे थे तो एक का हाइट था 110 सेंटीमीटर और दूसरे का जो हाइट था वो है 111 सेंटीमीटर। और जब इसका रेशियो लिखेंगे तो H1 पहले तो डिवाइड कर लो ऐसे और बाय H2, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे 110 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाय 111 सेंटीमीटर। तो देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या, तो H1 इज टू H2 इज इक्वल टू 110 इज टू 111। इसका मतलब अब एक कैंसिल हो नहीं रहा है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हम इसका मतलब क्या समझ में आया आपको एक चीज कि रेशियो में सर जब हम फाइनल रेशियो लिखेंगे तो उसमें कभी भी यूनिट नहीं होगा। यानी पूछा जाए कि रेशियो का यूनिट क्या होता है तो बोलोगे रेशियो का यूनिट नहीं होता है, यानी नो यूनिट। रेशियो हैज नो यूनिट, लिख सकते हो एक बढ़िया से लाइन कि रेशियो हैज नो यूनिट, कोई भी यूनिट इसका नहीं होता है। ये बात समझ में आया। पहला कंडीशन मैंने क्या बताया, पहला कंडीशन मैंने बताया कि जब रेशियो को लिखेंगे तो सेम यूनिट होना चाहिए, तभी हम उसको कंपेयर करेंगे। सेम यूनिट होगा तभी तो दोनों का यूनिट कटेगा और हम बोलेंगे यूनिट, उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। समझ में आया। तीसरी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इसमें ये आता है कि रेशियो को आप ट्रीट कर सकते हैं लाइक फ्रैक्शन के जैसा। यानी रेशियो जो होता है वो क्या होता है, अनुपात को आप भिन्न के रूप में भी माना जा सकता है, लाइक फ्रैक्शन के जैसा आप इसे सपोज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं, लाइक अ फ्रैक्शन। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो, जैसे हमने बताया ना अभी कि ए और बी अगर मान लो इस तरीके से कोई रेशियो में लिखा हुआ है 1:2, ठीक है, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, पहला वाला न्यूमरेटर दूसरा वाला डिनोमिनेटर, और इसे भी ऐसे। यानी सिंपल ये जो रेशियो है इसे आप डिवीजन को के रूप में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ये बात बताया, तो तीसरी कंडीशन आपको समझ में आ गया कि अगर कोई चीज ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिवीजन के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान क्या लिखना है कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो जो पहले लिखा हुआ होता है वो न्यूमरेटर यानी अंश बनता है और नीचे वाला जो है वो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बनता है। अब अगर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो फिर से हम किस में लिख सकते हैं, रेशियो में लिख सकते हैं। जैसे जो न्यूमरेटर होगा वो रेशियो के लेफ्ट में जाएगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो रेशियो के राइट में जाएगा। देखो ये देखो, ये रेशियो है, इसके लेफ्ट में एक आया और एक राइट में गया। क्लियर हो गया बातें, यानी इसे फ्रैक्शन के जैसा भी आप समझ सकते हैं। और एक लास्ट प्रॉपर्टी ध्यान में रखना चाहिए। फिर प्रॉपर्टी तो क्लियर हो गया। प्रॉपर्टी पहला क्या बताया मैंने, पहली प्रॉपर्टी बताई कि रेशियो हम लोग जब कंपेयर करेंगे या रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे किसी दो चीज को तो दोनों सेम यूनिट का होना चाहिए या उन्हें सेम यूनिट में कन्वर्ट किया जा सके, ऐसा दोनों को कंपैरिजन करना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो उन दोनों को रेशियो में हम नहीं लिख सकते, जैसा मैंने पहले एग्जांपल में आपको क्या किया था, कराया। दूसरा में मैंने क्या बताया कि इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि जब रेशियो लिखते हैं तो फाइनली वो सिंप्लीफाइड करते हैं और सिंप्लीफाइड करने के बाद उसे जब कैंसिल हो जाएगा तो यूनिट नहीं बचता, ये बता दिया मैंने। और तीसरा मैंने बताया कि रेशियो और फ्रैक्शन दोनों सेम ही होता है, रेशियो को आप फ्रैक्शन के जैसा लिख सकते हैं और फ्रैक्शन को रेशियो के जैसा। अब जो रेशियो अलग अलग टाइप के होते हैं, सबसे पहला होता है इक्विवेलेंट रेशियो, जिसे कहते हैं समतुल्य रेशियो। यानी टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट इफ देयर फ्रैक्शंस आर इक्वल। यानी जैसे आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस को देखा होगा उसी तरीके से ये भी होता है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे मान लो कि ए और बी अगर एक रेशियो है और ये मान लो लिखा हुआ है 2:3, ठीक है, तो अब इसी के इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करना होगा, इसको भी 2 से गुना कर दो और अगर इसको भी 2 से गुना कर दें तो अब ए और बी का रेशियो, इसी रेशियो को हम क्या करेंगे, तो 2 से अगर हम गुना कर दें तो ये क्या हो गया, 2 दूना 4 और 3 दूना 6,
2 दूना 4 हो गया और 3 दूना क्या हो गया, 3 दूना 6 हो गया। समझ रहे हैं बात को या नहीं समझ रहे हैं? तो पहले बताओ आप लोग। हाँ, तो क्या हो गया, 2 2 जा 4 रेशियो 3 2 जा 6। तो आप ध्यान से यहाँ देखो कि जो 2 रेशियो 3 है एंड जो 4 रेशियो 6 है, ये दोनों अलग रेशियो नहीं है, दोनों इक्विवेलेंट है। और इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है कि अगर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो दोनों सेम ही आता है ना, दोनों क्या होगा, सेम रेशियो होता है। हाँ, क्वांटिटी अलग अलग हो सकता है, क्वांटिटी अलग होगा यहाँ पे। जैसे जैसे समझो यहाँ पे कोई भी एक एप्पल ले लो, है ना, यहाँ पे कोई भी एक एप्पल ले लो, तो एप्पल को अगर पहले 5 भाग में करो तो 2 भाग, पहले 2 भाग मिलेगा और बाद में फिर 3 भाग मिलेगा। लेकिन अगर उसी एप्पल को 10 भाग करेंगे तो आपको 4 भाग मिलेगा और 6 भाग मिलेगा। तो क्वांटिटी अलग हो सकता है, लेकिन दोनों का जो, इसलिए दोनों को क्या बोलेंगे, दोनों का मीनिंग सेम होता है। अगर इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे तो उसका वैल्यू सेम होता है, और ऐसे कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट या समतुल्य। बराबर होता तो इक्वल बोल देते, बट ये समतुल्य होता है। जैसे मैंने आपको फ्रैक्शन में भी बताया होगा कि 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन कौन होता है, 2/4। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 4/8 भी हो सकता है कि नहीं, 3/6 भी हो सकता है। और ऐसे आप चाहो तो जितना चाहो उतने फ्रैक्शन आप बहुत आसानी से लिख सकते हो। और ये सारे फ्रैक्शन क्या है, इक्वल है। तो अगर इनको आप रेशियो के फॉर्म में लिख दो तो क्या ये अलग हो जाएंगे, नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन को ही रेशियो में लिखते हैं और रेशियो को फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो इसका मतलब अगर ये सारे फ्रैक्शन इक्वल हैं तो ये रेशियो भी, इनसे जो रेशियो बनेगा वो भी क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना है। हाँ, ये जो होता है वो सिंपलेस्ट होता है और ये जो होता है वो सिंपलेस्ट नहीं होता है, इसका इक्विवेलेंट होता है। क्लियर है? दूसरा, सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है रेशियो का, कोई भी रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि उस रेशियो को आप लोवेस्ट फॉर्म में लिखो। जैसे याद करो, 16 बाई मान लो 32 लिखा हुआ है, एक फ्रैक्शन लिखा हुआ है। तो इस क्या यह फ्रैक्शन लोवेस्ट है? लोवेस्ट फ्रैक्शन तब होता है जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ होता है ना, इसका जो एचसीएफ होता है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का, वो 1 होना चाहिए। तब तब जाके ये फ्रैक्शन जो है वो क्या कहलाता है, लोएस्ट फॉर्म में कहलाता है। और एक तरीके से बोले तो दोनों को प्राइम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? को प्राइम सह अभाज्य होना चाहिए। तो देखो, क्या इन दोनों का एचसीएफ निकालोगे तो क्या ये 1 आएगा? नहीं, नहीं आएगा ना, क्योंकि दोनों का एचसीएफ 16 होगा। यानी 16 से भाग कर दो, जितना एचसीएफ आएगा उसको नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर से भाग कर दो। और नहीं तो सिंपली इसे जितना टेबल से आप जिसे काटने बोलते हो ना, सिंपल सिंप्लीफाई कर दो। तो 16 को काटोगे क्या हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 दूना 32, यानी ये क्या हो गया, 1/2 आ गया। तो ये जो रेशियो आया, ये जो फ्रैक्शन आया, ये फ्रैक्शन क्या है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। तो उसी तरीके से रेशियो, अगर इसी को रेशियो के फॉर्म में लिखा जाता तो 16:32 होता। और इस रेशियो का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता, तो बोलते 1:2 होता। तो सही मायने में रेशियो को जब भी हम लिखेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, ना कि हम लोग उसे इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखेंगे। बहुत ध्यान समझना है, क्योंकि यही चीजें क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। और आंसर जो होता है, जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा तो आंसर हमेशा क्या में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? यानी कैसे पता चलेगा कि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आपको सिंपल क्या करना है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो जो नोमिनेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दे। इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोले तो क्या बोल सकते हैं कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ 1 होना चाहिए। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बोले तो क्या बोल सकते हैं कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम होने चाहिए। और को प्राइम का मतलब ही क्या होता है, दोनों का एचसीएफ 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक 1 होना चाहिए। समझ में आया? और महत्तम समापवर्तक 1 कब होता है, जब कोई भी नंबर दोनों को डिवाइड ना करे, क्योंकि एचसीएफ जो होता है वो दोनों का कॉमन फैक्टर होता है, ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। क्लियर हो गया? चलो, अब हम लोग जो है सो कुछ पॉइंट्स जो माइंड में रखना चाहिए। वो पहला क्या है कि रेशियो इज यूनिटलेस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। जब रेशियो को आप सिंप्लीफाई कर दोगे तो उसमें यूनिट नहीं रहना चाहिए। इसलिए देखो कि मैंने क्या किया, जब फाइनल आंसर हम लोग रेशियो में लिखते थे तो उसमें कोई भी यूनिट नहीं होता था। पहला समझ में आ गया? दूसरा,
ऑर्डर ऑफ टर्म्स इन द रेशियो मैटर, ऑर्डर मैटर करता है। जैसे ए रेशियो बी है और मान लो आपने इसको लिखा था 1:2, ये कहां से लिख रहा हूं, आपको जो मन है ले लो, क्योंकि अभी एग्जांपल है ये। तो आप कभी मन में आपका आ गया सर इसे क्या ए रेशियो बी को हम लोग 2:1 कर दें, नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो। 1:2 और 2:1 जो है ये दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट हैं। ये दोनों क्या हैं, डिफरेंट होते हैं, अलग अलग हैं, ये दोनों सेम नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर जो है वो क्या करता है, मैटर करता है। जो पहला वाला जो होता है ए, तो जो इक्वल के बाद में पहला का वो उसका क्वांटिटी है, बी दूसरा में है तो 1 जो होगा दूसरा में है। उसी तरीके से अगर तीन क्वांटिटी ऐसे लिख दे और मान लो 1:2:3 लिखूं, तो यहाँ पर ए जो होगा वो 1 में बटेगा, बी को 2 पार्ट मिलेगा और सी को 3 पार्ट मिलेगा। 3 नहीं 3 पार्ट मिलेगा। किसको बांटना अभी तो पता ही नहीं है ना, बताऊंगा तब ना बांटोगे इसको, क्वेश्चंस लूंगा अभी एक एक करके। यहां तक क्लियर है? चलो आप कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि चीज को समझे। द रेशियो ऑफ 8 रुपीज टू 80 पैसा, यानी 8 रुपए का 80 पैसे से क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो जो पहले लिखा हुआ है उसको पहले करो और बाद वाले को बाद में। तो रेशियो कैसे लिखेंगे, तो रेशियो को पहले हम लोग ने कभी भी रेशियो को हमेशा फ्रैक्शन में लिख लो और बाद में उसे फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ताकि आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो 8 रुपीज है तो 8 रुपीज को आप 8 रुपीज पहले लिख लो, डिवाइडेड 80 पैसे हैं तो 80 पैसे लिख लो। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा कि सर आपने बोला था, है ना, आपने क्या बोला था, मैंने आपको बोला कि देखो जब भी रेशियो को हम लोग ऐसे कन्वर्ट करते हैं तो यूनिट सेम होना चाहिए, जबकि ऊपर वाला रुपीज में नीचे वाले पैसे में, तो कन्वर्ट कर दो। 8 रुपये को कितने पैसे होंगे, बोलोगे सर 800 पैसे होंगे और नीचे वाला कितना हो जाएगा, ये तो 80 पैसा है। अब किसी का मानेगा नहीं सर अगर हम इसी को रुपया में कन्वर्ट कर ले और ऊपर वाला दोनों रुपया, सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पैसे से पैसे कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 8 1 जा 8 और 8 10 जा 80, तो कितना मिल गया, ऊपर में आ गया 10 और नीचे में आ गया 1। यानी जो रेशियो, अब फाइनल रेशियो जब लिखेंगे तो क्या मिलेगा, 10:1, क्या मिलेगा, 10:1, और 10:1 जो है ऑप्शन नंबर बी है, ये करेक्ट है। देखो ऑप्शन यहाँ पर 1:10 भी है, लेकिन अभी मैंने लास्ट में क्या बताया कि ऑर्डर मैटर करता है, यानी ऑर्डर आपके लिए मैटर करता है। 1 10 और 10 1 अलग अलग होता है। समझ में आया? कभी भी ऐसे आपको लिखना होगा तो आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि पहले 8 रुपीज का 80 पैसा से रेशियो निकालना था, यही उल्टा बोलता 80 पैसे टू 8 रुपीज, तो फिर आंसर जो आता वो उल्टा आ जाता, 1:10 आता। चलो दूसरा एग्जांपल भी देखो। हाँ देखो मैं दूसरे टाइप का एग्जांपल लिया हूं, हर क्वेश्चंस को अलग अलग एग्जांपल मैंने से इसको एक्सप्लेन किया है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ स्टील टेप आर 10 मीटर एंड 2.4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी जो एक क्या है, एक आपके पास स्टील टेप है, टेप जानते हो ना, हाँ, तो स्टील का बना हुआ एक टेप है जिसका लेंथ जो है और ब्रेथ, ये दो चीज आपको गिवन है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है। देखो लेंथ कितना है, 10 मीटर है, और ब्रेथ जो है वो 2.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, द रेशियो, अच्छा पता कैसे चला कि ये लेंथ ही 10 है, क्योंकि देखो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि जो शब्द पहले लिखा हुआ है उसकी लंबाई पहले होगी, जो शब्द बाद में है उसकी लंबाई बाद में। तो देखो पहले लेंथ लिखा हुआ है बाद में ब्रेथ, इसीलिए पहले लेंथ होगा पहले ब्रेथ होगा। ऐसा कब, जब ये रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ रहे क्रमशः, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रमशः, यानी क्रम के अकॉर्डिंग। हाँ चलो, अब क्या बोलता है, रेशियो किसका निकालना है, लेंथ टू ब्रेथ, यानी पहले लेंथ और फिर ब्रेथ। हमने कहा सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो, आंसर को लास्ट में रेशियो में लिख देना। तो लेंथ कितना है, तो बोलोगे 10 मीटर, और ब्रेथ कितना है 2.4 सेंटीमीटर। फिर यहाँ देखो 1 मीटर 1 सेंटीमीटर में है तो रेशियो तो नहीं लिखा जा सकता था, लेकिन दोनों एक दूसरे के रूप में कन्वर्टिबल होते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही चीज को मेजर करते हैं। बस बड़ा चीज को मेजर करने के लिए मीटर का यूज करते हैं और छोटे लेंथ की चीज को मेजर करने के लिए सेंटीमीटर का यूज करते हैं। आपको पता है 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू जो होता है वो 100 सेंटीमीटर होता है, या फिर 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1/100 मीटर होता है। ये आप लोग सब जानते होंगे और मैंने कराया भी है आपको इस तरीके का चीज। ठीक है, चलो तो
ऊपर वाला को कर दो, तो 100 से गुना कर दोगे तो 2 जीरो और बढ़ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, 10 इंटू 100 और नीचे 2.4 सेंटीमीटर। अब देखो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो बचा ऊपर में क्या, ऊपर में बच गया 1000 और नीचे मिल गया 2.4, तो पॉइंट हटाओगे तो 1 जीरो ऊपर और चला जाएगा। ठीक है, अब इसे आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, काटो, डिवाइड करो इसे, अब क्योंकि सिंप्लीफाई ये रेशियो में तब लिखते जब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में होता, तो ये सिंप्लीफाइड है क्या, नहीं है, तो काटो 2 से, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और इसको काटोगे तो 2 5 जा 10 और 3 जीरो और लग जाएगा। फिर 2 से काटो, 2 6 जा 12 और यहाँ से करोगे तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2500। अब और कट रहा है क्या, 2 से और कटेगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 जीरो, तो 1250 और नीचे 3। अब ये कटेगा क्या, 5 2 7 8, अब इन्हें कटना है। इसका मतलब जो है वो लेंथ और ब्रेथ का जो रेशियो है, जो पहले ऊपर में मिला 1250 और नीचे में मिला 3, तो यही हमारा आंसर हो गया 1250 रेशियो 3, और ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है, चलो अब अगला एग्जांपल 3 है, उसी टाइप का है, बट मैंने अलग अलग बताया था ना मैंने कि अलग अलग चैप्टर का क्वेश्चन कैसे रेशियो में पूछा जाता है वो मैं लाया हूं। देखो नीलम का जो एनुअल इनकम है, यानी इनकम किसको बोलते हैं, कितना कमा, एनुअल मतलब वार्षिक, एनुअल का मतलब क्या होता है, वार्षिक होता है। तो वार्षिक इनकम जो है 28 2,88,000 है, 2,88,000। एनुअल सेविंग जो है, सेविंग मतलब बचत, वो 36,000 है। तो रेशियो निकालना है सेविंग और एक्सपेंडिचर का। तो सबसे पहले ना एक बात समझना कि इनकम जो होता है, इनकम मतलब कितना कमाते हो आप, वो किसके बराबर होता है, इनकम जो है वो होता है सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, देखो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, खर्च, सेविंग का मतलब होता है बचत, और इनकम का मतलब होता है आय। ठीक है, तो आय जो होता है आपने कितना बचत किया और कितना आपने खर्च किया, उन दोनों का सम होता है। क्योंकि आपको निकालना है सेविंग और एक्सपेंडिचर, तो आपके पास सेविंग तो पता है, सेविंग कितना है, सेविंग जो है वो 36,000 है, ये तो आपको गिवन है, लेकिन आपको एक्सपेंडिचर नहीं पता है, तो आप पहले एक्सपेंडिचर निकालो। तो एक्सपेंडिचर कैसे निकालोगे, एक्सपेंडिचर के लिए इनकम में से सेविंग को माइनस कर दोगे। तो करो, इनकम कितना है, इनकम जो है वो 28,80,000 है, 28,00,000 गाय दाएं सैकड़े हजार 10,000 लाख, अच्छा 2,80,000 है, क्या है सॉरी, 2,88,000 है ना, 2,88,000 सैकड़े हजार 10,000 लाख, हाँ ठीक है। तो उसमें से माइनस कर दो, तो हमें निकालना क्या है एक्सपेंडिचर, 2,88,000 में से 36,000 अगर माइनस कर दें, कितना, 36,000 माइनस कर दें, तो उसी से क्या मिलेगा हमको, एक्सपेंडिचर मिलेगा, मिलेगा, चलो माइनस करो, 0 0 0 8 में से 6 गया तो 2 और 8 में से 3 गया तो 5 और ये बच गया 2, यानी 2,52,000 मिल गया हमारा क्या, एक्सपेंडिचर जो है वो मिल गया 2,52,000, 2,52,000। अब दोनों का रेशियो चाहिए हमको, तो रेशियो के निकालने का भी तरीका मैंने तुरंत बताया था ना आपको, है ना, कि पहले इसे क्या कर लो, पहले इसको इस फॉर्मेट में लिख दो, ऊपर में है 36,000, तो 36,000 आसानी से लिखो, नीचे दिया गया है आपको कितना, 2,52,000, तो 2,52,000 यहां भी लिख दो, लिख दिया, चलो अब ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, अब क्या ये 2 से कट रहा है, कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 से 3 एकम 3, 3 सते 21, यानी जो S बाई E जो है वो कितना मिल गया, 1/7, क्या मिल गया, 1/7। तो अगर रेशियो के फॉर्मेट में लिखेंगे तो S रेशियो E जो है वो 1/7 मिल गया, और यही आपका आंसर है 1/7, ये ऑप्शन नंबर बी में है। कैसा लगा क्वेश्चन, है ना अलग टाइप का, बस आपको इसमें क्या ध्यान होना चाहिए था, ये वाला चीज आपको पता होना चाहिए था, क्योंकि अगर आपको ये चीज पता होगा तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है। देखो जब भी आपको जिसका रेशियो निकालना है, आपको उन दोनों को डिवीजन के फॉर्म में क्या करना होगा, रखना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन चलो देख लो, ऑन अ सेल्फ
book with green cover and that with brown cover are in the ratio 2:3। दो प्रकार का बुक है, एक है ग्रीन कवर वाला और एक है ब्राउन कवर वाला। ग्रीन कवर वाला और ब्राउन कवर वाला बुक का रेशियो दिया हुआ है 2:3। देखो यहाँ रेशियो दिया हुआ था, ठीक है। इफ देयर आर 18 बुक विथ ग्रीन कवर देन नंबर ऑफ बुक्स विथ ब्राउन कवर कितना होगा, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बात को जी। तो इसे हम लोग एक बात तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो कि टोटल अच्छा ग्रीन कवर का जो बुक है, ये लिखा हुआ है ना, बुक विथ इफ देयर आर 18 बुक, तो ग्रीन कवर का जो बुक है वो 18 बुक्स है। कितने बुक्स हैं? 18 बुक्स हैं। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है कि ब्राउन कलर का बुक कितने होगा, कितने हैं ब्राउन कलर के बुक्स कितने होंगे, ये पूछा गया है। यानी कहता है कि एक सेल्फ है, आपके घर में बुक रखने वाला सेल्फ होता है ना, उसमें ग्रीन कवर का बुक और ब्राउन कवर के बुक का रेशियो दिया हुआ है 2:3, ठीक है। तो याद रखिएगा एक तरीके से कि अगर कभी भी अगर निकालना हो ग्रीन कलर का बुक, तो आपको क्या करना है, जो ग्रीन कलर का जो बुक होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है, कैसे निकलेगा वो, है ना। तो मान के चल लो एक चीज, है ना, लेट कर लो टोटल बुक जो होगा, टोटल बुक को कुछ मान लो। देखो बनाने का तो डायरेक्ट आंसर मैं बता सकता हूं कितना होगा, बट आप सीखना है आपको। तो लेट कर लो टोटल बुक एक्स होगा। तो ग्रीन कलर का बुक हमारे अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, तो ग्रीन कलर का बुक जो होगा उस वो क्या होगा, देखो ग्रीन का जो रेशियो कितना है, 2/5 ऑफ एक्स, 2/5 ऑफ एक्स। और ग्रीन कितना है आपको दिया ना क्वेश्चन में 18, इसका वैल्यू 18 दिया गया है और ऑफ का मतलब होता है गुना, यानी इसे 2x/5 लिख सकते हैं। और यहां से जब आप x निकालोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करोगे तो 18 को 5 से गुना करोगे तो 18 × 5 = 90 और 2x को 1 से करोगे तो 2x। तो यहां से जो x का वैल्यू मिलने वाला है वो मिलने वाला है 45। यानी टोटल बुक कितना था, 45 था। अगर टोटल बुक 45 था और आपको पता है कि ग्रीन कलर का बुक कितना है, 18 है, तो बताओ ब्राउन कलर का बुक कैसे निकालोगे, तो टोटल माइनस ग्रीन कलर का बुक। तो 15 में से 8 गया तो 7 और 3 में से गया तो 2, यानी जो इतने बुक हो जाएंगे कौन से कलर के, ब्राउन कलर के कितने बुक हो जाएंगे, 27 बुक्स हैं ब्राउन कलर के। क्लियर है, तो 27 बुक हो जाएंगे ये निकालने का। एक और तरीका होता है वो बात मैं बता देता हूं, ठीक है। क्या होता है, देखो कभी भी रेशियो अगर ऐसा दिया हुआ हो, ए रेशियो भी इस तरीके से दिया हुआ हो, मान लो दिया हुआ है 2:3, तो आप यहां से ए को 2x मान लो या 2k मान लो और b को 3k मान लो, किसी भी नंबर से। अब ये जो है ना, अब ये एग्जैक्ट क्वांटिटी आ गया और एग्जैक्ट क्वांटिटी जैसे ही मिल गया आपने क्या कर लिया, इसे इक्वल कर लिया। अब ये k का मान कितना होगा उस पर डिपेंड करेगा a के पास कितना बुक है। क्लियर है, तो उसी तरीके से यहाँ पर 2:3 था, तो a का इसका मतलब देखो ए की जगह पे हमने ग्रीन को ए माना था और क्वेश्चन में क्या 18 बुक दिया हुआ था, यानी 2k जो है वो 18 बुक के बराबर है। तो यहां से k का मान कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। और k जैसे ही 9 आ जाएगा ना, k जैसे ही 9 आ जाएगा तो b का मान चाहिए था आपको, और b क्या है 3k, तो 3 × 9 करोगे तो कितना मिलेगा आपको 27, और यही आंसर आपको यहाँ पे 27 हमने निकाला। बट हमने क्या किया कि टोटल बुक पहले निकाल लिया कि कितना होगा, क्योंकि दो ही प्रकार का बुक था और ऐसे। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में और रहा होगा कि सर ये 2/5 कहां से आया। जब भी रेशियो ऐसा दिया हुआ होता है तो जो पहला वाला जो निकालना होता है ना, तो पहला वाले को फ्रैक्शन जो होता है वो पहला वाला और दोनों का सम 2 और 3 5, और अगर बी वाला को निकालना है तो 3 और दोनों का सम नीचे 5, ऐसा होता है। अब ये इतना पार्ट हो गया, टोटल का इतना पार्ट ये है और टोटल का उतना पार्ट वो है। तो ऐसे इसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके के और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो मैं नेक्स्ट क्लास में लेके आऊंगा, और इससे और अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आऊंगा, उसके बाद मैं प्रोपोर्शन कराऊंगा ताकि आपको एक भी कंसेप्ट ना रहे। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डिफिकल्ट लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं उसको अगले दिन जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें उसको क्या करूंगा, इंक्लूड कर लूंगा और बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग जानते हो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, डिफरेंट माइंड सेट के होते हैं, हर एक इंडिविजुअल का अपना रोल होता है, तो उसके बेसिस पे हमें क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन को सेट करना पड़ता है। तो थोड़ा सा हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो जाए,
ठीक है, तो जरूर अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा ताकि मैं आपके उस डाउट को सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहिए, सेम क्वेश्चंस को रिवाइज करिए, दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।